हेलो गाइस, बहुत बहुत वेलकम है आज का हमारी क्लास में। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है पावर शेयरिंग, जो कि आपका चैप्टर फर्स्ट है डेमोक्रेटिक इन पॉलिटिक्स की किताब का जो पहला चैप्टर है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पावर शेयरिंग का। तो पूरी पूरी वीडियो पूरी क्लास आपने आज अच्छे से लेनी है, पूरी सीरियसनेस के साथ। हर बार की तरह नोटबुक निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए, साथ साथ नोट्स बनाते रहिए। मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि नोट्स बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक आपको पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट माइंड में नहीं बैठेगा। तो ना ज्यादा टाइम लेते हो, आज का हम हमारा टॉपिक शुरू करेंगे। चैप्टर है फर्स्ट, नाम है चैप्टर का पावर शेयरिंग। ठीक है गाइस, आइए फिर शुरू करते हैं आज का हमारा चैप्टर पावर शेयरिंग। ये जो चैप्टर है इसमें आप सबसे पहले ये समझने की कोशिश करो कि आखिर पावर शेयरिंग होती क्या है। पावर का मतलब होता है, अगर मैं हिंदी में बोलूं तो शक्ति, या मैं नॉर्मल वर्ड में बोलूं तो अधिकार या राइट्स। आपको समझ में आ रही है मेरी बात। इस पूरे चैप्टर के अंदर हम लोग ये देखेंगे आखिर हमारी पावर क्यों जरूरी है, सिटीजन्स के पास आखिर पावर क्यों होनी चाहिए। ये सारे के सारे चीजें हम इस चैप्टर में देखेंगे। इस चैप्टर की हमारी शुरुआत होती है बेल्जियम और श्रीलंका से। हम लोग एग्जाम्पल के रूप में बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में जानेंगे। ध्यान से समझना, क्योंकि बेल्जियम और श्रीलंका से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप पूरी की पूरी क्लास ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा बेल्जियम और श्रीलंका का एग्जाम्पल हमने क्यों लिया है। तो सबसे पहले आप जानो आखिर पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है। पावर शेयरिंग का मतलब होता है शक्ति, यानी कि शक्तियों का बंटवारा, राइट्स। किसी भी सोसाइटी के अंदर रिस्पेक्टफुल तरीके से रहने के लिए हमको पावर की जरूरत पड़ती है। हम देखेंगे कि अगर पावर नहीं होती तो क्या हो जाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात। देखिए, पावर शेयरिंग, the chapter will resume the tour of the democracy and intelligent sharing of the power among a legislature, executive, judiciary is very important to the design of a democracy। सबसे पहले हम बात करते हैं डेमोक्रेसी के बारे में। अगर किसी भी देश के अंदर डेमोक्रेटिक सिस्टम है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, तो वो गवर्नमेंट तभी एक बेटर गवर्नमेंट या सिस्टम एक बेटर वे में तभी रन कर सकता है जब वहां के सिटीजन्स के पास में पावर हो। अगर सिटीजन्स के पास में पावर ही नहीं है तो सिस्टम भी अच्छे तरीके से रन नहीं कर पाएगा। आपको समझ में आई मेरी बात। अगर सिटीजन्स के पास पावर नहीं है तो किसी भी देश का सिस्टम अच्छे से रन नहीं कर पाएगा। हमारे देश के अंदर लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, ये 3 गवर्नमेंट के ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जो पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और इनके पास भी पावर होती है एडमिनिस्ट्रेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए। We start with the two stories. First is Belgium and second is श्रीलंका। तो हम बेल्जियम के बारे में और श्रीलंका के बारे में हमारे चैप्टर में देखेंगे कि अगर बेल्जियम की कंडीशन हम देखते हैं तो हमें पता चलेगा कि वहां के सिटीजन्स पे जब पावर नहीं थी तो उसका क्या इफेक्ट हुआ। वहां के सिटीजन के पास जब पावर नहीं थी तो सोसाइटी पर क्या इफेक्ट पड़ा, और जब बेल्जियम में लोगों को पावर दी गई तो क्या क्या चेंजेस आए। फिर हम देखेंगे श्रीलंका के बारे में। जब श्रीलंका में सिटीजन्स के पास पावर नहीं थी तो उसके क्या कंसिक्वेंसेस रहे थे, श्रीलंका की गवर्नमेंट ने पावर दी या नहीं दी। ये सारा का सारा चैप्टर हमारा पावर्स के आसपास घूमने वाला है। आखिर पावर्स क्यों इतनी ज्यादा जरूरी है और पावर्स को शेयर करना इतना ज्यादा क्यों जरूरी है। ठीक है जी, आगे चलते हैं हम। बेल्जियम एंड श्रीलंका। बेल्जियम एंड श्रीलंका। बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप। बेल्जियम कहां की कंट्री है? यूरोप की कंट्री है। यूरोपियन कॉन्टिनेंटल में बेल्जियम आता है। ध्यान में रखना, बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री ऑफ यूरोप। यूरोप की एक छोटी सी कंट्री है। इट हैज बॉर्डर विद नेदरलैंड एंड फ्रांस, जर्मनी। बेल्जियम के जो बॉर्डर्स हैं वो कहां से लगते हैं? बेल्जियम के जो बॉर्डर हैं वो नेदरलैंड से, बेल्जियम के बॉर्डर फ्रांस से, और बेल्जियम के बॉर्डर जर्मनी से भी लगते हैं। आप ध्यान से देखो, बेल्जियम के यहां पर 3 कंट्रीज के साथ बॉर्डर्स लग रहे हैं, नेदरलैंड, फ्रांस और जर्मनी। पहले हम बेल्जियम के बारे में समझेंगे कि आखिर बेल्जियम क्या है। ठीक है जी, बेल्जियम की बाउंड्रीज हम देखेंगे, उसके बाद हम बेल्जियम की कंडीशन पढ़ने वाले हैं, आखिर बेल्जियम में क्या हुआ था। तो बेल्जियम
यूरोप की कंट्री है, एक छोटी कंट्री है। बेल्जियम का जो बॉर्डर है वो जर्मनी, फ्रांस और नेदरलैंड से लगता है। आगे देखते हैं जरा हम बेल्जियम के बारे में। अब जरा हम बेल्जियम की पॉपुलेशन डिस्कशन कर लेते हैं। बेल्जियम के अंदर 59% लोग जो होते हैं वो फ्लैमिश रीजन में रहते हैं। कहां पर रहते हैं? देखो भाई, ये जरूरी इसलिए है क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट आपसे बेल्जियम पूछा जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि बेल्जियम कहां पर है। यूरोप में है, ठीक है जी। उसके 59% लोग फ्लैमिश रीजन में रहते हैं। कौन से रीजन में रहते हैं? फ्लैमिश रीजन में रहते हैं। और कौन सी भाषा बोलते हैं? डच भाषा बोलते हैं। इतना अभी तक ध्यान में रखो, 59% लोग फ्लैमिश रीजन में रहते हैं और डच भाषा बोलते हैं। आगे चलते हैं। ये तो हो गई हमारी कैटेगरी नंबर 1, जिसके अंदर हमने देखा फ्लैमिश रीजन में कुछ डच बोलने वाले लोग रहते हैं। Another 40% people live in the Wallonia and speak फ्रेंच। बाकी के जो 40% लोग हैं, ध्यान से समझो, बाकी के जो 40% लोग हैं ये वेलोनिया में रहते हैं। कहां रहते हैं? वेलोनिया में रहते हैं। और क्या बोलते हैं? ये फ्रेंच बोलते हैं। वेलोनिया में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। ध्यान से देखो बोर्ड पर, 59% लोग कहां रहते हैं? फ्लैमिश में रहते हैं और डच बोलते हैं। 40% लोग कहां रहते हैं? वेलोनिया में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। ये हमारी होगी कैटेगरी नंबर 2। हमने अभी तक बेल्जियम की 2 कैटेगरीज देख ली थी। एक में वो फ्लैमिश रीजन में रह करके डच बोल रहे हैं और एक में वेलोनिया में रह करके फ्रेंच बोल रहे हैं। एक है 59%, एक है 40%। मेजोरिटी में कौन है? मेजोरिटी में यहां पर फ्लैमिश रीजन में रहने वाले लोग हैं। ठीक है जी, आपको समझ में आया मेरी बात? उसके बाद रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियम स्पीक जर्मनी, यानी कि बेल्जियम के 1% लोग ऐसे हैं जो कौन सी भाषा बोलते हैं? जर्मनी बोलते हैं। 1% लोग ऐसे हैं जो कि जर्मनी बोलते हैं, जर्मनी। तो 59% लोग फ्लैमिश में डच बोल रहे हैं, 40% लोग वेलोनिया में रह करके फ्रेंच बोल रहे हैं और 1% जो बच गए, जो माइनॉरिटीज जो बच गई, वो जर्मनी में रहते हैं। ठीक है जी, मेरी बात यहां तक समझ में आया? जर्मनी में रहकर कौन सी लैंग्वेज? जर्मन लैंग्वेज ये बोल रहे हैं। आगे देखते हैं, आगे समझ में आएगा कि सर ये सब हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं। जरा हम बेल्जियम के कैपिटल के बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। बेल्जियम की जो कैपिटल है उसका नाम है ब्रसल्स। क्या नाम है? ब्रसल्स। बेल्जियम की जो कैपिटल है उसका नाम है ब्रसल्स। ब्रसल्स में क्या है? 80% पीपल, कितने? 80% पीपल फ्रेंच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 80% पीपल ब्रसल्स में रहने वाले फ्रेंच बोलते हैं। एंड 20% आर डच स्पीकिंग, जबकि जो 20% होते हैं वो क्या बोलते हैं? डच बोलते हैं। इतना आपको ध्यान में रखना है। 80% लोग ब्रसल्स में रहने वाले फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच बोलते हैं। आगे देखते हैं। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी द रिलेटिवली रिच एंड द पावरफुल। देखो भाई, कई बार हमने सुना होगा जो मेजोरिटी में होता है वो माइनॉरिटी पर राज करता है, लेकिन यहां पर कुछ उल्टा है। यहां पर जो माइनॉरिटी में है वो मेजोरिटी पर राज कर रहा है। यानी कि कौन? फ्रेंच स्पीकिंग पीपल जो कि माइनॉरिटी के अंदर है, जो मेजोरिटी ऑफ पीपल डच हैं, उनके ऊपर ये राज करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है। डच बोलने वाले लोगों के पास में ज्यादा पावर्स हैं, फ्रेंच बोलने वाले लोगों के पास में ना के बराबर पावर्स हैं। समझ में आई मेरी बात? द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी रिलेटिवली रिच एंड द पुअर, रिच एंड द पावरफुल, रिच एंड द पावरफुल। ध्यान से समझना, जो फ्रेंच बोलने वाले जो लोग होते हैं वो क्या है? यहां पर रिच भी हैं और पावरफुल भी है। आपको मेरी बात समझ में आई? फ्रेंच बोलने वाले लोग रिच भी हैं और पावरफुल भी हैं। और आपने देखा होगा जब भी कोई इंसान रिच होता है और पावरफुल होता है वो हमेशा माइनॉरिटी पर राज करने की कोशिश करता है। आपको मेरी बात समझ में आई? तो यहां पर भी बेल्जियम में कुछ ऐसा ही हो रहा है। जो फ्रेंच बोलने वाले जो लोग थे वो कम थे, लेकिन उनके पास अच्छा खासा पैसा था, इसलिए वो डच बोलने वालों पर राज कर लेते थे। यानी कि फ्रेंच के पास ज्यादा पावर है और डच के पास कम पावर है। यहां तक मेरी बात समझ में आई? आगे चलते हैं।
This was resented by the Dutch-speaking community who got the benefit of the economic development and the education much later. The tension between the two communities was actor in the Brussels. कुल मिला के बात ऐसी है, डच और फ्रेंच बोलने वाले जो लोग हैं इनके बीच में कॉन्टिन्यूसली डिस्प्यूट्स और कन्फ्लिक्ट क्रिएट होते जा रहे थे लगातार। जो डच बोलने वाले जो लोग थे उनको पावर चाहिए थी, क्योंकि जब तक उनके पास पावर नहीं आ जाती तब तक वो फ्रेंच बोलने वाले लोगों के ऊपर राज नहीं कर सकते, या हम यूं कहें कि इक्वलिटी नहीं आ सकती थी। तो कुल मिलाकर डच बोलने वाले लोगों को इक्वलिटी चाहिए थी, जबकि फ्रेंच लैंग्वेज जो बेल्जियम के अंदर बोलते थे उनके हाथ में सारी की सारी पावर्स थी। तो अब यहां पर समझ रहे हो कि खेल क्या चल रहा है, दोनों ही लोगों को पावर्स की मतलब की जरूरत है। यहां पर एक के पास होती है तो वो उसका मिसयूज कर रहा है, दूसरे के पास नहीं है पावर तो उसको वो पावर चाहिए, वो यहां पर नीडी है। आपको यहां तक समझ में आया? कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम श्रीलंका के अंदर भी थी। अभी तक हमने ब्रुसेल्स के बारे में डिस्कस कर लिया, यानी कि बेल्जियम के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम देखेंगे कुछ ऐसी प्रॉब्लम साउथ एशिया में श्रीलंका में भी थी। आपने श्रीलंका का नाम सुना होगा, जो हमारे इंडिया के सबसे नीचे वाला जो पार्ट है श्रीलंका, समुद्र क्रॉस करके जब हम जहां पर जाते हैं, कहते रावण जहां पर सीता माता को किडनैप करके लेके गए थे, वही जगह है श्रीलंका। ठीक है जी मेरी बात। अब श्रीलंका में क्या है, क्या प्रॉब्लम है, तो देखिए श्रीलंका स्पीक्स आर 74% एंड तमिल स्पीक्स आर 18%। श्रीलंका स्पीक्स 74% एंड द तमिल स्पीकर्स आर 18%। श्रीलंका के अंदर एक कम्युनिटी रहती है और इस कम्युनिटी का नाम है सिंहाला। क्या नाम है? सिंहाला, जो कि कितने परसेंट है? 74% है। एक और कम्युनिटी श्रीलंका में रहती है जो तमिल्स हैं, जो इंडिया से 1956 में कहां गए थे? श्रीलंका गए थे फॉर एम्प्लॉयमेंट। 1956 में श्रीलंका गए थे, वो कितने हैं? वो 18% है। अब आप सोचने वाली बात होगी, बोलोगे सर तमिल्स जो हैं वो पावरफुल होंगे इसलिए ये भी उन पर राज करेंगे। यहां पर उल्टा है, यहां बेल्जियम से थोड़ा उल्टा है। यहां पर क्या होता है, जो सिंघाला हैं वो तमिल्स पर राज करने की कोशिश करते हैं, या यूं कहो तमिल को राइट्स नहीं दिए जाते हैं। तमिल्स को यहां पर पावर्स चाहिए होती हैं जो उन्हें नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि ये 18% हैं तमिल्स और 74% सिंघाला है, तो जो 74% है वो 18% को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं यहां पर। अगर तमिल्स के पास पावर होती तो सिंघाला उनको डोमिनेट नहीं कर पाते। और आपको पता है जब जब कोई चीज हमें नहीं मिलती है तो हम क्या करते हैं? प्रोटेस्ट करते हैं, मूवमेंट करते हैं। कुछ ऐसा ही डच बोलने वाले लोगों ने बेल्जियम में और तमिल्स ने श्रीलंका में करना शुरू किया था। एक्चुअली में इनकी प्रॉब्लम क्या थी, क्या क्या उनके कॉन्सिक्वेंसेस थे, ये भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। आज का ये टॉपिक मेरा आपको बताने का पर्पस सिर्फ प्रॉब्लम था कि ये प्रॉब्लम एक्चुअली में श्रीलंका और बेल्जियम में चल रही थी। अब इस प्रॉब्लम में आगे क्या सॉल्यूशन मिलता है, कैसे सॉल्यूशन मिलता है, इसके लिए हम हमारी नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। आज की वीडियो का सिर्फ और सिर्फ पर्पस प्रॉब्लम था, और प्रॉब्लम यही थी कि पावर को शेयर करना था। जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल थे उनके पास पावर नहीं थी, श्रीलंका में जो माइनॉरिटी ऑफ पीपल हैं उनके पास पावर नहीं है। तो पावर की अपने आप में बहुत ही ज्यादा वैल्यू है। अब क्या सॉल्यूशन होता है, बेल्जियम क्या करेगा, श्रीलंका क्या करेगा, जानने के लिए आपको नेक्स्ट क्लास तक का वेट करना है। और बस शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए, साथ में इसी तरीके से जुड़े रहिए।